अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव बहुत ही रेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते हैं, लेकिन एक दिन पहले वो दिखाई दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 27 पर फोकस करने और अखिलेश को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कार्यकर्ताओं के सामने कही। क्या है इसके मायने, हम ये समझेंगे। यह भी जानिए कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जब आज संभल पहुंचा है तो सवाल जवाब से क्यों झुंझलाए हैं जियाउर रहमान बर्क। और आखिर में बरेली के एक मौलाना ने नए साल को मनाने को लेकर क्या फतवा जारी किया है, तो बीजेपी के मुस्लिम नेता ने उसका कैसे विरोध किया है। यह खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो अब समाजवादी परिवार में सब चंगा है। जब से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ आए, तब से पार्टी के भीतर अब किसी मतभेद की कोई खबर नहीं आती है। माना जाता है कि अब दोनों, यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक पेज पर हैं और पिछले चुनाव से, पिछले 2 चुनाव से अगर देखा जाए, खास करके घोसी के उपचुनाव के पहले से और अब तक जितने चुनाव हैं, सब में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिखाई दिए हैं। लेकिन दोनों साथ साथ जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाई देते, या यूं कहें दोनों एक साथ बहुत कम दिखाई दिए। विधानसभा में भी बहुतों को उम्मीद थी कि शिवपाल यादव को वो जगह मिलेगी, खैर नहीं मिली। लेकिन जो शिवपाल यादव चाहते थे सब उन्हें मिलता गया। बेटे को टिकट मिला, बेटा सांसद हो गया, सब कुछ हुआ। बावजूद इसके एक, जिसे कहते हैं दोनों का अमूमन साथ दिख जाना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए। जर्मनी के एक लॉ मेकर थे जो कि हिंदुस्तानी मूल के थे, और उनके साथ हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों, यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ साथ दिखे। लेकिन इसमें शिवपाल यादव ने एक बात कही, और शिवपाल यादव ने जो बात कही वो बड़ी अहम है। अहम इसलिए क्योंकि 2027 के चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से फोकस्ड रहने का आह्वान शिवपाल यादव ने किया और कहा कि कार्यकर्ताओं को और समाजवादियों को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को 27 का चुनाव ही दिखाई देना चाहिए, इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव को 27 में मुख्यमंत्री भी बनाना है। पहले सुनिए क्या कहा शिवपाल यादव ने। हम लोगों को, खासकर समाजवादियों को, ऐसा काम करना है कि हम लोग मिल करके, और खासकर समाजवादियों से कहेंगे कि हम लोगों का केवल 2027 का मिशन है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। दरअसल जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि बड़ा रेयर ऐसा होता है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दें। हालांकि दोनों की मुलाकातें होती रहती हैं, पार्टी दफ्तर शिवपाल यादव कभी कभार जाते भी रहते हैं, और कल वाकया भी कुछ ऐसा हुआ कि जब वो पार्टी दफ्तर पहुंचे थे तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तय कर दिया गया, और ऐसे में दोनों लोग एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए। लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में तकरीबन 3 साल का वक्त बचा है, या 3 साल से कम का वक्त बचा है, 2.5 साल का वक्त बचा है, ऐसी स्थिति में अब पूरा फोकस समाजवादी पार्टी 27 के लिए करने जा रही है। शिवपाल यादव इसमें प्रमुख भूमिका निभाएंगे, और जिस तरीके से वो साथ साथ मंच पर, साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि संगठन के मामले में भी अब शिवपाल यादव ज्यादा दिखाई देंगे। संगठन के मामले में हो सकता है शिवपाल यादव को अब ज्यादा तवज्जो दी जाए, उनकी बात सुनी जाए। यानी कि एक साथ मंच पर यह बैठकर कहना कि अब पूरी तरीके से 27 की तैयारी करें समाजवादी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, इसका मतलब भी यह है कि अब जिस संगठन में मतभेद की बात कही जाती रही, कि पहले भी कही जाती रही कि अगर चाचा होते तो संगठन बहुत बेहतर होता, चाचा होते तो
नेताओं की परख, उम्मीदवारों की खोज आसान होती और चाचा अगर इसमें इन्वॉल्व होते तो बहुत बेहतर ढंग से समाजवादी पार्टी इसे कर सकती थी। तो ऐसा लगता है कि अब चाचा और भतीजा साथ दिखने लगे हैं और 27 का आगाज कम से कम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दे दिया। इसे महज एक इत्तेफाक नहीं समझा जाना चाहिए कि चाचा दफ्तर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए। कहीं ना कहीं 27 को लेकर शिवपाल यादव बहुत प्रमुखता से सामने होंगे, ये अब दिखाई देना शुरू हो रहा है। अब अगली खबर। उधर आज समाजवादी पार्टी की टीम आज संभल पहुंची। समाजवादी पार्टी का एक पूरा डेलीगेशन संभल पहुंचा। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ने जब जाने की कोशिश की थी तो प्रशासन ने यह कहकर रोक दिया था कि अभी हालात वैसे नहीं हैं और फिलहाल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल डेलीगेशन को नहीं भेजा जा रहा है, इसलिए आप लोग बाद में आए। तो आज बकायदा पूरे परमिशन के साथ माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में एक पूरा डेलीगेशन पहुंचा, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। ये वो परिवार है जिनके लोगों की मौत उस हिंसा में हुई थी जो संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस के साथ हिंसा में जब गोलियां लगी थी और उसमें से कई लोग उसमें से मारे गए थे। माता प्रसाद पांडे थे, हरिंद मलिक, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, इसके अलावा कई और समाजवादी पार्टी के नेता थे जो कि पूरा का पूरा एक डेलीगेशन पहुंचा था। सभी परिवारों को पार्टी की तरफ से 5-5 लाख रुपए की राशि दी गई थी और पार्टी ने सभी परिवारों को यह दिया। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। ज्यादा सवाल इसमें जियाउर रहमान बर्क के लिए थे क्योंकि जियाउर रहमान बर्क सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में निशाने पर थे। सरकार के निशाने पर भी जियाउर रहमान बर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन को लगता है कि इस पूरे गोलीकांड के पीछे या इस पूरे हिंसा के पीछे उकसावे की कार्रवाई हुई और उसमें जियाउर रहमान बर्क का भी रोल रहा है। इसी वजह से बाकायदा कई एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन जियाउर रहमान आज बचते हुए दिखाई दिए। पत्रकारों के सवाल खुलकर उन्होंने आज नहीं लिए। किसी तरीके से आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर के लिए बैठे तो जरूर, लेकिन बहुत सारे सवाल उन्होंने लिए ही नहीं। लेकिन लगातार बचने की कोशिश के बावजूद कुछ सवालों के जवाब जियाउर रहमान बर्क ने जरूर दिए। और खासकर जो सबसे बड़ा सवाल उनके ऊपर उठा है वो है बिजली चोरी का। और बिजली चोरी पर चूंकि उनके घर में उनके नाम से जो बिजली का मीटर लगा है उसमें पिछले 6 महीने से 0 यूनिट बिजली उठा। हंगामे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में उनसे यह सवाल किया गया। उनका एक ही जवाब है कि पुलिस ने और प्रशासन ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर किसी कैमरामैन, किसी रिपोर्टर का कैमरा चोरी हो जाए उसके लिए भी वो जिम्मेदार हैं। अगर पुलिस वाले का डंडा चोरी हो जाए तो भी उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। खैर, आज झुंझलाते नजर आए जियाउर रहमान बर्क और उन्होंने कहा कि संभल को बहुत ही गलत नजरिए से पेश किया गया, गलत चेहरे के तौर पर इसको पेश किया गया है और सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सुनिए क्या कहा है जियाउर रहमान बर्क ने। कल को ये भी कह सकते हैं कि पुलिस का डंडा खो गया तो उन्होंने सांसद जी ने चुरा लिया। कल को ये भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं मीडिया का कोई कैमरा चोरी हो गया तो सांसद जी ने चुरा लिया। इन लोगों से कोई भी ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस टाइप की चीज़ों कर रहे हैं। अफसोस है, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ का नागरिक होने के साथ से सांसद हूँ, इस जनता का प्रतिनिधि हूँ। अगर जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, अगर मैं उन पर हो रहे इस जुल्म की आवाज़ मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। इस टीम में इकरा हसन भी आई थी। इकरा हसन सांसद हैं कैराना से और उन्होंने सवाल उठाया जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस की बिल्डिंग बन रही है उसे लेकर। और उन्होंने कहा कि इस पुलिस बिल्डिंग का बनना भी एक गैर कानूनी है। वजह, यह पूरा इलाका एएसआई के अंडर में आता है। जब उनसे बात की गई तो उनका क्या जवाब था,
ये भी सुनिए। जहां तक मेरे जानकारी में मामला आया है, यहाँ पर एएसआई का भी इन्वॉल्वमेंट है और जो प्रॉपर्टी एएसआई मार्क कर देता है, चिन्हित कर देता है, उसके इर्द गिर्द 100 मीटर तक कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। तो उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन अगर जोर जबरदस्ती से वहाँ चौकी बनाकर एक दबदबा और एक डर का माहौल पैदा करना चाह रहे तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। सही कानून के तहत उस प्रॉपर्टी की जांच होकर वहाँ पर रोक रुकाव करनी चाहिए। खैर, समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ा बना दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो बात कही थी, अब उस बात की चर्चा भी होने लगी। अखिलेश यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री आवास के भीतर भी एक शिवलिंग है जो उनकी जानकारी है और वहां भी खुदाई होनी चाहिए। दरअसल यही संभल का इफेक्ट है। संभल मामले में जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार खुदाई चल रही है, चाहे वो रानी की बावड़ी की खुदाई हो, चाहे वो कूपों और वहां के पुराने तीर्थ की खुदाई हो, इसे लेकर एक चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में जो भी पुराने जो भी पुराने कुएं हैं, जो भी पुराने जगह हैं, उनकी खुदाई हो सकती है। और ऐसे में अखिलेश यादव ने उसी मुद्दे को उठाते हुए कि अब खुदाई मुख्यमंत्री आवास में भी होनी चाहिए क्योंकि वहां भी शिवलिंग मिला है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। साफ है कि अखिलेश यादव का कहना है कि अगर इस तरीके से खुदाई जगह जगह की गई तो हर जगह शिवलिंग मिलेंगे, हर जगह पुराने मंदिरों के अवशेष मिलेंगे। हालांकि उन्होंने तंज में ही कसा है, तंज में ही यह बात कही है, लेकिन निश्चित तौर पर इसके सियासी मायने दिखाई देते हैं। अगली खबर। और अब बात एक मुस्लिम मौलाना की। बरेली के एक मौलाना है, मौलाना शहाबुद्दीन, और उन्होंने एक नई बात की। उन्होंने मुस्लिम युवाओं को से ये कहा कि मुस्लिम युवा जो हैं, मुसलमान जो हैं, वो नए साल का जश्न न मनाएं क्योंकि ये गैर इस्लामिक है, गैर शरिया है, शरीयत के खिलाफ है। और उन्होंने बाकायदा इसे एक फतवा भी जारी किया कि कोई भी मुसलमान नए साल का जश्न न मनाए, ये इस्लामिक नहीं है। सुनिए क्या कहा मौलाना शहाबुद्दीन ने, लेकिन उसका जवाब जो दिया है वो मोहसिन रजा ने दिया है। और मोहसिन रजा ने कहा है कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और एजेंसियों की नजर इन पर होनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ युवाओं को नहीं भड़का रहे बल्कि ये कट्टरपंथ को भी फैला रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके संबंध कहीं और हो। उन्होंने जांच एजेंसियों की ओर भी इशारा किया है कि जांच एजेंसियां इनकी तरफ ध्यान दें। सुनिए दोनों को। चश्मे दारुल इफ्ता बरेली शरीफ से एक फतवा जारी किया गया है नए साल को लेकर के कि नए साल की आमद है, तो उस सिलसिले में जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए, इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। तो फतवे में ये साफ साफ कहा गया है और मुसलमानों को, खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं, ये शरीयत की रोशनी में नाजायज है और जो लोग मनाते हैं वो गुनहगार होंगे। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, इन्होंने फतवा जो जारी किया है वो फतवा नहीं है, वो उनकी एक कट्टरपंथी सोच है जो ये दर्शाती है कि धार्मिक कट्टरता क्या होती है। कि अपने मुस्लिम समाज के लोगों से कह रहे हैं, अपने नौजवानों से कह रहे हैं, मुस्लिम समाज के बच्चों से कि ये नया साल जो आ रहा है इसमें मुबारकबाद न दीजिएगा। यही लोग बताते हैं कि हिंदुओं के इस प्रोग्राम में ना जाइएगा, अगर आप यहाँ पर ऐसा कर लेंगे तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, फिर आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये वहां फतवा कभी नहीं जारी करेंगे जहां पर इंसानों की गर्दनें काटी जा रही हैं और अल्लाह अकबर के नारे दिए जा रहे हैं, वहां ये मुबारकबाद भी पेश करते हैं। तो ये धार्मिक कट्टरता और ये जो इनकी कट्टर सोच है ये दर्शाती है इस फतवे में। तो ऐसे लोगों से
हम सबको बचने की भी जरूरत है और हमारी एजेंसियों को भी इन पर नजर रखने की जरूरत है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक।